तो भैया, स्वागत है आप सबका सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और धांसू, धाकड़ और दिल दहला देने वाले एपिसोड में, जहां ड्रामा है, धमाका है और डेगर्स की धार पे ताश है। पिछला एपिसोड तो क्या ही कहें, सीधा जंग का ऐलान था। गेट खुलते ही हमारे प्यारे फ्रेंडली नेबरहुड टाइप बीस्ट मोनार्क राका ने बिना हेलो हाय बोले कोरिया में एंट्री मारी और आते ही ऐसा वायलेंस मचाया कि लोगों को लगा कहीं जंगल सफारी चल रही है। पर रुकिए, ये तो बस ट्रेलर था। मास्टर जी संग जिन्वू की एंट्री ने तो पूरा थिएटर हिला दिया। अब जहां राकान यानी बीस्ट मोनार्क आया, वहीं उसके पीछे पीछे दो और चिपकू दोस्त भी पहुंच गए, फ्रॉस्ट मोनार्क सिल और प्लेग मोनार्क कुरेशा। मतलब एक नहीं, दो नहीं, सीधे 3 मोनार्क एक साथ, एक ही जगह, एक ही टाइमलाइन में। कोरिया बन चुका था मोनार्क महायुद्ध का एरिना, और बीच में अकेला खड़ा था हमारा हीरो, किंग ऑफ शैडो, जिन्वू संगनू, जो सीधा बोल रहा था, भाई एक ही बार में सबको धो डालूंगा। संगवू ने जैसे ही फ्रॉस्ट मोनार्क की आंखों में आंखें डालकर बोला, नो मैटर व्हाट, तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा, वैसे ही पूरा माहौल म्यूजिक वीडियो बन गया। फ्रॉस्ट मोनार्क ने गुस्से में आइस गोलेम्स को बुला लिया, कुरेशा ने अपने जॉम्बीज की बारात निकाल दी और राकान तो पहले से ही डांस फ्लोर पर था। फाइट शुरू होती है और कुरेशा बोलती है, मुझे भी थोड़ा मजा लेने दो, और सीधे अपने सारे के सारे लाश वाले दोस्त, हाँ वही जॉम्बीज, छोड़ देती है जिन्वू की ओर। जिन्वू भाई भी सोच रहे थे, ये औरत तो नेटफ्लिक्स की वॉकिंग डेड की प्रोड्यूसर लग रही है। अब एक तरफ आइस गोलेम, एक तरफ जॉम्बी आर्मी और सामने खुद बीस्ट मोनार्क। भाई सच में गेम का एंड लेवल बॉस भी इतना टेढ़ा नहीं होता। जिन्वू एक एक करके सबको हैंडल कर रहा होता है, पर तभी एक मोटा सा आइस गोलेम उस पर पैर रखकर उसे कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन क्या हीरो ऐसे ही मरेगा? नहीं, जिन्वू फुर्ती से बच निकलता है और डेगर निकालकर गोलेम का पैर काट देता है। और यही नहीं, सीधा बचे हुए गोलेम्स को भी चीर फाड़ देता है। उधर फ्रॉस्ट मोनार्क देखता है कि उसकी बनाई गई चीजें ऐसे चूर चूर हो रही है, तो उसका मूड भी चूर चूर हो जाता है। अब आते हैं बीस्ट मोनार्क पर, जो पीछे नहीं रहता, वो भी अटैक करता है। लेकिन जिन्वू ऐसा डॉज करता है जैसे मैट्रिक्स में नियो बुलेट्स डॉज कर रहा हो। फिर जब बीस्ट मोनार्क पूछता है, तू क्या इस छोटी सी छुरी से मुझे हराएगा, तो जिन्वू सीधा मुंह पे बोल देता है, अगर ये नॉर्मल स्टिक होती तो शायद नहीं कर पाता, लेकिन ये स्टिक नहीं, स्टाइल है। और फिर चटाक, बीस्ट मोनार्क का हाथ उड़ जाता है। भाई पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा होगा उस टाइम। अब बारी है कुरेशा की। इस बंदी ने तो नया ही नाटक शुरू कर दिया। पीछे से मल्टीपल आर्म्स निकालती है और एकदम एलियन मोड ऑन कर देती है। प्लेग मोनार्क, जो खुद को कीड़ों की रानी समझती है, देखती है कि बेरू उसे पहचान ही नहीं रहा, तो उसका पारा 7वें आसमान पर। बोलती है, ये बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानता, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। बेरू को भी गुस्सा आता है और वो बोले जा रहा है, यू क्रेजी विच। भाई सच में ऐसा डायलॉग तो बॉलीवुड विलेन भी सोच के बोले। कुरेशा के माथे की नसें फटने लगती है और तभी बेरू एकदम रोमांटिक कोरियन ड्रामा मोड में आ जाता है। जिन्वू के सामने घुटनों पर बैठ के कहता है, आप मेरे किंग हैं, आप सामने हो तो मैं अकेला नहीं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिन्वू मन ही मन सोच रहा होता है, बेरू लगता है बहुत ज्यादा के ड्रामा देख लिया तूने, थोड़ी शांति रख। और इतने में पीछे से कुरेशा के जॉम्बीज बेरू पर टूट पड़ते हैं। लेकिन भाई, बेरू ने सिर्फ 1 सेकंड में अपना स्वैग ऑन किया और उन सबको चटनी बना दिया। वो मूवमेंट एकदम चुमेश्वरी था, जैसे पुराने जमाने के हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, वैसा ही कुछ बेरू ने कुरेशा के बेचारे जॉम्बीज के साथ किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही बेरू अपनी एंट्री दिखाता है, फ्रॉस्ट मोनार्क फिर से हमला करता है। पूरा बर्फीला तूफान, आइस स्पीयर, आइस चेन, आइस सॉर्ट, आइस का पूरा ठंडा टॉर्नेडो चला देता है जिन्वू पर। जिन्वू हर एक को डॉज कर रहा है, जैसे पबजी में सर्कल से बच के निकल रहे हो। और फिर आता है वो सीन जिसने पूरे एपिसोड को लेजेंडरी बना दिया। बेरू, जो पहले से ही किंग के लिए हाइप मोड में था, सीधा फ्रॉस्ट मोनार्क की बाइंडिंग आइस शेल तोड़ देता है। पूरा फ्रॉस्ट मोनार्क शॉक में, एक नॉर्मल सोल्जर ने मेरी स्पेल तोड़ दी, और वहीं बीस्ट मोनार्क भी बड़बड़ाता है। शैडो मोनार्क के सारे कमांडर लेवल सोल्जर्स, ये तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे है। भाई वो सीन तो स्क्रीन फार था। हर कैरेक्टर हाइप मोड में था
और जिन्वू जैसे अकेला लड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़ा था एक आर्मी, शैडो आर्मी, जो लिटरली मौत का दूसरा नाम थी। लेकिन तभी कुरेशा एक जबरदस्त हिट मारती है जिन्वू को और वो दूर जा गिरता है। बहुत ज्यादा हर्ट होता है, लगता है जैसे अब वो शायद न उठ पाए। लेकिन जैसा कि हर हीरो की कहानी में होता है, जब लगता है सब खत्म हो गया, वहीं से शुरुआत होती है असली राइज की। फ्रॉस्ट मोनार्क फिर से आइस वेपन्स की बारिश कर देता है। जिन्वू उन सब को डॉज करता है, पर अब वो थोड़ा थकने लगा है और सामने खड़े हैं तीनों मोनार्क्स, कुरेशा, सिल्थ और आकान, और बीच में अकेला जिन्वू। सीन एकदम पोस्टर वर्थी हो जाता है। एक तरफ जॉम्बी आर्मी, दूसरी तरफ आइस गोलेम्स और तीसरी तरफ बीस्ट खुद, और बीच में खड़ा है अकेला बंदा, काले कपड़े, काली आंखें और डेगर से लैस, संग जिन्वू, द शैडो मोनार्क। यहाँ पर एपिसोड कट हो जाता है। और भाई, कसम से, इस लेवल का हाइप तो शायद खुद लेखक ने भी नहीं सोचा होगा। अगला एपिसोड क्या ही तबाही मचाने वाला है। अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए इस सीन पर, तो भाई तुम शायद जिंदा नहीं हो। संग जिन्वू फ्रॉस्ट मोनार्क के सामने खड़ा था। चारों ओर बर्फ की धुंध फैली थी और हवा में एक अजीब सा तनाव। फ्रॉस्ट मोनार्क ने अपने शब्दों से धमकी दी कि देखेंगे उनका कंबाइंड अटैक कितनी दूर तक रोका जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही जिन्वू ने एक डैगर निकाला और बिना किसी चेतावनी के उसे सीधा उसकी छाती में दे मारा। डैगर सीधा उसके हार्ट की दिशा में गया, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। फ्रॉस्ट मोनार्क गुस्से से चीख उठा। उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगा, जैसे किसी कीड़े जैसे इंसान ने उसे चुनौती देने की जुर्रत कर ली हो। जिन्वू मन ही मन हैरान था कि हार्ट पर वार करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन रुकना उसके स्वभाव में नहीं था। वह पूरे गुस्से के साथ दोबारा हमला करने बढ़ा, और तभी फ्रॉस्ट मोनार्क हल्की सी मुस्कान के साथ एक तरफ हट गया। पीछे से बीस्ट मोनार्क आ चुका था, उसके हाथ में विशाल हथियार और एक झंझनाता हुआ गर्जन। उसने उस हथियार को पूरी ताकत से जिन्वू की पीठ पर मारा। वार इतना भयानक था कि जिन्वू खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देख बेरू चीख पड़ा, माय किंग! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कुरेशा उसके पीछे आ गई। वह खुद को प्लेग की मोनार्क और सारे कीड़ों की माता बताती है। उसने बेरू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, भले ही वह उसे नहीं पहचान रहा हो, लेकिन वह उसे अपना बच्चा मानती है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट मोनार्क अपना विशाल हथियार जिन्वू की गर्दन की ओर तान चुका था। वह बोला, इस बार अंत है। लेकिन तभी बेरू ने पूरे जोर से अपने सोल्जर्स को पुकारा। उन्होंने अभी तक जमी हुई बर्फ में फंसे अपने साथियों को आवाज दी और आदेश दिया कि वे सब अपने किंग की मदद के लिए बाहर आए। देखते ही देखते सभी शैडो सोल्जर्स एक एक कर बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकलने लगे। फ्रॉस्ट मोनार्क के चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन जिन्वू अब भी शांत था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने कहा, स्टेटस चेक, और उसी पल उसका शरीर पूरी तरह हील हो गया। यह देख बीस्ट और फ्रॉस्ट मोनार्क दोनों ही हैरान रह गए। ये सब एक विश्वव्यापी लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया देख रही थी। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, हर जगह लोग अपनी सांसें थामकर यह ऐतिहासिक लड़ाई देख रहे थे। जर्मनी का सबसे ताकतवर हंटर नियरमैन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके शब्द थे, ये ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो रही हो और जिन्वू इसके बीच में खड़ा हो। थॉमस आंद्रे, जिसे हीलर ठीक कर रहे थे, वही लेटे लेटे पूछ रहा था, अब वहाँ क्या हो रहा है? लेकिन नियरमैन के पास इसका कोई साफ जवाब नहीं था। बेगू, जो पहले जिन्वू की शक्ति को कम आंकता था, अब खुद सोच में था कि यह वही इंसान है जिसे वह जानता था। उसकी शक्ति इस कम समय में इतनी कैसे बढ़ गई? इस बीच लड़ाई और तेज हो चुकी थी। जिन्वू अब बीस्ट मोनार्क रकान से भिड़ चुका था। वहीं उसके सभी हाई रैंकिंग शैडो सोल्जर्स फ्रॉस्ट मोनार्क को संभाल रहे थे और बेरू कुरेशा से लड़ रहा था। बेरू के एक वार में कुरेशा की सारी उंगलियां कट गईं। जिन्वू याद करता है आर्किटेक्ट की बताई हुई उस भविष्यवाणी को, जिसमें कहा गया था कि एक अग्निस्तंभ पूरी दुनिया को थामे रखेगा और वो ही उसे खत्म करेगा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वो स्तंभ गिरेगा या नहीं। इसी उलझन के साथ जिन्वू ने अपना डैगर उठाया और रकान पर एक और शक्तिशाली वार किया। वहीं दूसरी ओर फैंटम गिल्ड का लीडर अभी भी असमंजस में बैठा था। वो सोच रहा था कि कब से वह यहाँ बैठा है और अब तक कुछ कर नहीं पाया है। 30 मिनट पहले ही उसके कुछ स्पेशल सोल्जर्स अलग अलग जगहों पर गए थे और एक सिग्नल के इंतजार में थे, ताकि एक साथ चारों तरफ से दुश्मनों पर हमला कर सकें।
यह एक बहुत ही जोखिम भरा प्लान था, लेकिन उम्मीद थी कि यह एक बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन सवाल था कि अगर हमला असफल हुआ तो कितने लोग बचेंगे, या अगर हमला सफल भी हुआ तो कितने जिंदा रहेंगे। फिर अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, सिर्फ देखो। वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पता चलता है कि दुनिया भर के हंटर अब कोरिया में इकट्ठा हो चुके हैं। कोई बीच मोनार्क को हराने, कोई गेट को बंद करने और कोई लोगों को बचाने। लेकिन उनमें से कोई एक भी हंटर अब तक लड़ाई में नहीं कूदा था, क्योंकि शुरू से अब तक संग जिनवू अकेले ही सब कुछ संभाल रहा था। उसके विरोधियों की उपस्थिति, उनकी शक्ति और यह भीषण लड़ाई का स्तर देखकर बाकी हंटर्स बस इंतजार कर रहे थे कि कब यह समाप्त होगा। लड़ाई जारी थी और कुरेशा ने अपने जहरीले हमले से जिनवू को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन जिनवू मुस्कुरा कर कहता है कि यह जहर उस पर असर नहीं करता। कुरेशा यह सुनकर बौखला जाती है और उसे धोखा देने वाला कहती है। लेकिन जिनवू की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसके भीतर की शक्ति जाग चुकी थी। वह अब किसी भी मोनार्क को अपने रास्ते में रोकने नहीं देगा। यह लड़ाई अब केवल जिनवू की नहीं रही, यह पूरे मानवता के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। एक अकेला हंटर अपनी सेना के साथ तीनों मोनार्क्स के खिलाफ, और उसके पीछे पूरी दुनिया बस एक ही उम्मीद से देख रही थी कि वह फिर से खड़ा होगा और जीत जाएगा। पीछे से बेरू कुरैशा को अचानक जोरदार अटैक करता है, जिसे कुरैशा पीछे की तरफ लड़खड़ा जाती है। वह गुस्से में दहाड़ती है, मैं तुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। लेकिन तभी वह कुछ असामान्य महसूस करती है, एक भयानक भारी दबाव। उसके शरीर की हर नस जमने लगती है। वह बड़बड़ाने लगती है, ये प्रेशर, ये शक्ति, मैं हिल भी नहीं पा रही। ये कौन है? हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि संग जिनू है, जो पहली बार अपनी पूरी मोटिवेशन पावर का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी आंखों से चमकती हुई ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। वह एक ही झटके में कुरैशा के चारों तरफ पहुंच जाता है और अपने डैगर्स की मदद से उसे कई हिस्सों में काट देता है। कुरैशा की चीख गूंजती है, लेकिन उसका शरीर राख बनकर मिट्टी में मिल जाता है। मरते मरते कुरैशा बड़बड़ाती है, तो ये है मृत्यु, ये अंधकार जो हमें जन्म देता है वही हमें खत्म भी करता है। क्या शानदार अंधकार है ये। इसी के साथ एक मोनार्क का अंत हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है, यू हैव डिफीटेड वन ऑफ द 9 मोनार्क्स, कुरैशा, द मोनार्क ऑफ प्लेग्स। फ्रॉस्ट मोनार्क कुरैशा की मौत देखकर चौंक जाता है। वह कांपते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो अभी शैडो मोनार्क की पूरी शक्ति भी नहीं है। क्या फिर से हमें उस सबसे शक्तिशाली मोनार्क का भय झेलना पड़ेगा जिसने एक बार पूरी दुनिया को झुका दिया था? बीस्ट मोनार्क बेरू को एक हाथ से उठाकर कहता है, तू उससे डर रहा है। वो थक चुका है और ऊपर से अब भी अपने सोल्जर्स पर निर्भर है। यह अधूरा मोनार्क है, अधूरा। ऐसा मोनार्क हम जैसे ट्रू मोनार्क्स को नहीं हरा सकता। वह बेरू को कसकर दबाने लगता है। बेरू तड़पता है और संग जिनू दूर से महसूस करता है कि बेरू का प्रेजेंस कम होता जा रहा है। नहीं, अगर मेरे सोल्जर्स मरते हैं तो वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। जिनू पैनिक करता है और चिल्लाता है, कैंसल समन, बरू। लेकिन एक नोटिफिकेशन आता है, अनेबल टू कैंसल समन। बीस्ट मोनार्क बेरू को खत्म करने ही वाला था कि तभी जिनू पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, जिससे बीस्ट मोनार्क पीछे हट जाता है और बेरू बच जाता है। जिनू बेरू के सामने खड़ा होकर कहता है, मैंने तुझे किसी भी हालत में बचाया। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क शांत होकर कुछ बुदबुदाता है और एक तेज चमक के साथ अपनी फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके चारों ओर आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वह अपने हाथ में एक घातक हथियार लेता है और जिनू की ओर देखकर कहता है, तू अपने आप को बहुत समझ रहा है। अब मैं तुझे दिखाता हूं असली युद्ध क्या होता है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, तेरे सोल्जर्स बस पपेट्स है। जितनी बार मैं उन्हें मारूंगा वो उतनी बार लौटेंगे, लेकिन हर बार तेरा मना कम होता जाएगा। मैं उन्हें बंद करके, ठंड में कैद करके धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। वह जिनू पर हमला करता है और उसका पहला वार जिनू के हाथ पर लगता है। खून बहने लगता है। फिर वह जिनू को उठाकर जमीन पर पटक देता है। लेकिन जब वह अगला अटैक करता है, जिनू वहां से गायब हो चुका होता है।
जिनू एक काउंटर अटैक करता है, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क उसे चकमा देता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। वे एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। जिनू सोचता है, इसका हर मूव, हर ब्रीथ में फील कर पा रहा हूं। अगर मैं सही टाइम पर इसे एक ब्लो दे दूं तो शायद मैं जीत सकता हूं। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है, तेरे ये स्कीम्स काम नहीं आएंगे। वह एक और हथियार निकालता है और अब 2 हथियारों के साथ हमला करता है। लेकिन तभी जिनू फिर से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर कहता है, आई गॉट यू। फ्रॉस्ट मोनार्क चौंकता नहीं, बल्कि मुस्कुराता है। और फिर हम देखते हैं, जिनू खड़ा है, चेहरे पर एक एक्सप्रेशन ऐसे जैसे किसी ने उससे पूछा हो, भाई जी, लास्ट एपिसोड आपने देखा? लेकिन उसे कुछ फील हो रहा है, कुछ गड़बड़, जैसे फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया हो और अब आइसक्रीम पिघलने लगी हो। हवा तेज चल रही है, बैकग्राउंड में संगीत में साउंड ट्रैक बज रहा है, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। जिनू का चेहरा अचानक सफेद पड़ता है, जैसे बिना नमक का दाल खा लिया हो, और वो खुद भी सोच रहा हो, अबे ये क्या हो रहा है। सारी जनता जो वहां खड़ी है वो भी शॉक में। सबके फेस ऐसे जैसे ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर ने किसी को बिन बताए अनम्यूट कर दिया हो। लोग तो मुंह तक बंद करना भूल गए। जर्मन स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर जो हमेशा कहता था नो टेंशन नो इमोशन, वो भी बेचारा इमोशन हो गया। जिनू के इर्द गिर्द सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगा था, जैसे कोई म्यूजिक वीडियो हो, और हर किसी को लग रहा था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और तभी एकदम बिना बताए पीछे से आता है वो जानवरों का किंग, फिंक्स का मालिक, राजा रकान। भाई ने पीछे से एंट्री मारी जैसे कोई अनसेंड मैसेज फिर से दिख जाए। पंजा सीधा जिनू की छाती में, और वो भी बिना गेट वेल सून काट दिए। पूरा हाथ सीना पार कर गया और जिनू खड़ा है, जैसे उसे पता नहीं चला कि आज का डिनर कैंसिल हो गया है। जिनू का हाल भाई बुरा हो रही थी, वो भी है पीली। मतलब जैसे कोई शादी में दूल्हे की नाक काट दे और फिर वो स्माइल करे कि कोई बात नहीं, शादी तो हो गई। रकान बोलता है, अबे तेरी जो एजिलिटी थी ना, उस पर तुझे बहुत घमंड था, लेकिन अब तो तू हिल भी नहीं पा रहा। मतलब सीधा इंसल्ट ऑन ब्लीडिंग वाला मूड। जिनू की आंखों में अब पानी नहीं, खून टपक रहा था। मुंह से भी खून, कान से भी शायद। कुल मिलाकर कोई रबड़ी नहीं बह रही थी, सब रेड कलर ही था। और वो एकदम मूवी वाला डायलॉग मारता है, क्या मैं मर रहा हूं? लेकिन उससे पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे डायमेंशन में। अब यहाँ आता है बड़ा ट्विस्ट। वहां अचानक एक शख्स प्रकट होता है। एंट्री ऐसी जैसे कोई स्पेशल गेस्ट हो, और बैकग्राउंड में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त बज रहा हो। जिनू घबरा के पूछता है, कौन हो तुम? सामने से जवाब आता है, आई एम द किंग ऑफ डेथ। और पीछे से पंख निकल आते हैं, जैसे कोई पिज्जा का फुल टॉपिंग वर्जन हो। भाई ये कोई और नहीं, असली वाला शैडो मोनार्क एशबोर्न था। जिनू एकदम कंफ्यूज कि ये कौन सी नेटफ्लिक्स सीरीज में आ गया हूं मैं, और वो बोलता है, क्या ये दुनिया तुमने बनाई है? शैडो मोनार्क हंसते हुए कहता है, नहीं भाई, ये तूने खुद बनाई है। तेरा दिल और तेरा गिल्ट मिलके इस इल्यूजन को गूंथ दिए है, और हम सब ये इल्यूजन देख के पॉपकॉर्न खा रहे हैं। फिर शैडो मोनार्क बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल में बोलता है, मैंने तुझे बहुत टाइम से देखा है, जब तू हार मान सकता था लेकिन तूने नहीं मानी। मैंने तेरी हर एक स्ट्रगल देखा है, तेरे हर एक मोमेंट को अपने 4 के डीवीआर में रिकॉर्ड किया है, और आज तुझे तेरा रिवॉर्ड देने आया हूं। अब तो जिनू की आंखों में आसमान, दिल में तारे और दिमाग में टेंशन। शैडो मोनार्क बीच बीच में अलग अलग कैरेक्टर की शक्ल ले लेता है, जैसे कोई शेप शिफ्टिंग व्हाट्सएप स्टेटस हो। कभी वो जिनू का पुराना दोस्त बनता है, कभी पुराना दुश्मन, लेकिन हर बार वो कहता है, आई एम यू। फिर वो दिखाता है जिनू को अपना पूरा डोमेन, फूल, पेड़, इल्यूजनरी बिल्लियां, सब कुछ। कहता है, तू यहाँ जो चाहे बना सकता है, जो चाहे मिटा सकता है, जो चाहे खा सकता है, बस रसमलाई मत मांगना, वो खत्म हो गई है। अब जिनू बोलता है, तो इसका मतलब तू और मैं सेम है। शैडो मोनार्क कहता है, भाई मैंने तुझे चुना क्योंकि तू वो बंदा है जो लास्ट तक हार नहीं मानता, जो ब्लीडिंग में भी डांस कर सकता है। और अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरी असली जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पर तू टूटा था और कहाँ पर तू बना था। लेकिन तभी कैमरा कट हो जाता है और सीन वापस रियल वर्ल्ड में, जहां जिनू का शरीर अब भी ब्लीडिंग मोड में जमी हुई हालत में पड़ा है। बीस्ट मोनार्क एक आंख से देखता है और कहता है, अबे इसकी सांस तो बंद हो गई है।
उधर थॉमस नाम का बंदा बोलता है, मैं संग जिनू की प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा। नियरमैन को पूछता है, भाई ये जिनू गया क्या? और नियरमैन भी खाली स्टेयर देता है, जैसे उसके इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई हो। बेक्यूनो का रिएक्शन तो लाजवाब, जैसे उसका इंटरनेट रिचार्ज खत्म हो गया हो और उसने नेटफ्लिक्स का आखिरी एपिसोड पॉज किया था। वो चिल्लाता है, अबे मतलब अब दुनिया में कोई नहीं बचा जो इस बीस्ट को रोक सके। और पूरा माहौल ऐसे बन जाता है जैसे कोई सस्ते सुपरहीरो मूवी की क्लाइमैक्स फाइट हो रही हो। फेन गिल का लीडर पूरी भीड़ को चिल्ला के बोलता है, अरे उस बंदे की बात सुन ली होती जो बोला था जस्ट वॉच। भाई वो वॉच अब टूट चुकी है और हमारे पास टाइम नहीं है। अब जो दो बीस्ट है वो फिर से रिकवर करने लगे हैं। इससे पहले कि कोई और हॉट ड्रामा हो, हम सबको मिलके फाइट करना पड़ेगा। और फ्रॉस्ट मोनार्क जो अब तक बस ठंडी हवा फेंक रहा था, अब उसकी हालत ऐसे हो गई जैसे ठंड में नहाने वाला इंसान। उसका फेस फ्रीज हो गया, गला सूख गया और उसने चुपचाप कहा, मम्मी बचा लो। तो जहां सीन जम चुका था, जहां जिनू खून से सना हुआ अपनी ही सांसें रोक चुका था, अचानक वहां एक चमक आती है। नहीं नहीं, कोई सीलिंग फैन वाला लाइट नहीं, ये थी ब्लैक लाइटनिंग। मतलब बिजली भी डर के बोल रही थी, अबे मैं तो सफेद थी, ये काली कौन है? सब कुछ थम जाता है, ठहर सा जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स बफर कर रहा हो। और सबकी आंखें फैल के वैसे हो जाती है जैसे किसी ने कहा हो, आज स्कूल नहीं जाना। फ्रॉस्ट मोनार्क का मुंह खुला रह जाता है, उसके दिमाग में गूगल क्रैश कर जाता है और वो कांपती आवाज में बोलता है, अब ये मत बोलना जो मैं सोच रहा हूं वो सच है। बीस्ट मोनार्क फटाफट कहता है, भाई अबे सच ना हो जाए, इससे पहले इसे मार देते हैं, इससे पहले कि असली राजा आ जाए। हमने फेक का। वो दोनों जैसे लोकसभा के दो अपोजिट पार्टी के नेता एक साथ मिलके जिनू के ऊपर अटैक करने आते हैं, पूरा सीजीआई ओवरलोड। लेकिन भाई जैसे ही वो दोनों जिनू की तरफ बढ़ते हैं, एक आवाज आती है, हवा में दरारें बन जाती है, जैसे कोई इनविजिबल सुतली बम फूटा हो और दोनों बीस्ट मोनार्क्स उड़ते हुए 10 फुट दूर जाकर गिरते हैं, जैसे किसी ने पबजी में फ्रैग ग्रेनेड फेंक दिया हो। अब सब थम सा जाता है और कैमरा धीरे धीरे पैन करता है उस शख्स की ओर जिसने एंट्री मारी है। और जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाता है, वो आंखें जो ऐसे चमक रही थीं जैसे टीवी पर आईपीएल का फाइनल हो रहा हो, और हाथ में दो दो डेगर्स, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वुल्वेरीन का देसी कजिन। वो शांति से कहता है, फ्रॉम हियर ऑन आउट इस बच्चे के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक लाइन, लेकिन डिलीवरी ऐसी कि कानों से ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। भाई ये कोई और नहीं था, ये था जेनोस का फादर, जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए पूरे मोनार्क्स के सामने अकेले एंट्री मारी। सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। सोशल मीडिया वाले भी रील बना रहे थे, डैड गोल्स, रियल किंग एंट्री। और बैकग्राउंड म्यूजिक बदल चुका था, अब ईडीएम नहीं, फुल ऑर्केस्ट्रा। और अब माहौल सेट है। कैमरा जेनोस के फादर की तरफ मूव करता है। जिनू अब भी जमी हुई हालत में, आंखें अध खुली, जैसे बस अब फिर से जी उठेगा। लेकिन उससे पहले कहानी शिफ्ट होती है उसी दूसरी डायमेंशन में, जहां शैडो मोनार्क ऐशबोर्न जिनू को उसकी किस्मत की पूरी हिस्ट्री सुनाने वाला है। अब सिर्फ फाइट नहीं चलेगी, अब चलेगी ओरिजिन स्टोरी। अब पता चलेगा कि रूलर्स कौन थे, मोनार्क्स कैसे आए, इनका म्यूचुअल ब्रेकअप कब हुआ, और ये एटर्नल फाइट क्यों चल रही है। क्योंकि अब जो चलेगा वो है द हिस्ट्री ऑफ सोलो लेवलिंग। और ऐशबोर्न की आवाज बैकग्राउंड में गूंजती है, तू अकेला नहीं था जिनू, तू वो था जिसे मैंने चुना। वो नहीं जो बस जिया, बल्कि जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब बात सिर्फ पावर की नहीं थी, बात थी लेसी का रिवेंज आर्क, एलिगेंट स्लैप्स की।